दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चालू है और इधर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग हो रही है लेकिन कुछ जगहों से वोट डालने से रोकने के लिए प्रशासन की जो जकड़बंदी है, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा केवल उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के चुनाव हैं वहां क्या समीकरण है, क्यों समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिख रही है और वोटिंग का पैटर्न क्या कह रहा है, जो आज ईवीएम में बंद होने जा रहा है 23 तारीख को नतीजे क्या आ सकते हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले जरा उन 9 विधानसभा सीटों के समीकरण देख लिए जाएं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूं कि इन 9 विधानसभा की सीटों पर सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है। अंबेडकर नगर की जो सीट है उस पर बीएसपी थोड़ा फाइट में है, अदरवाइज किसी भी सीट पर न तो बीएसपी है, न आजाद समाज पार्टी है और न कोई और दूसरी पार्टी है। सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच। लेकिन यह मुकाबला 2022 की तरह कतई नहीं है। 2022 में बीजेपी के जीत का असली समीकरण 1-to-1 इलेक्शन था, यानी सपा और बीजेपी के आमने सामने होने की वजह से बीजेपी वो चुनाव हारी थी, सपा से ढेर सारी गलतियां हुई थी। वे गलतियां इस बार नहीं दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए मुकाबले में सपा को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वो गलतियां क्या थी जरा उसको भी समझ लीजिए। वो गलतियां थी बीएसपी का किनारे होना और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का अति उत्साह, और उस अति उत्साह में कभी हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर फीता काटना, कभी किसी पान की गुमटी पर खड़े होकर के ये बोलना कि अब हमारी सरकार आ रही है, देखेंगे। इसने लोगों को डराया और बीजेपी इस नैरेटिव को जमीन पर ले जाने में कामयाब हुई। नतीजा ये हुआ कि अति पिछड़ी जातियां और दलितों में समाजवादी पार्टी को लेकर के जो भय व्याप्त हुआ उसने उन्हें सीधे न चाहते हुए भी बीजेपी की तरफ मोल्ड कर दिया और परिणाम योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना हुआ। इस बार क्या है परिस्थितियां, और दूसरा एक चीज और, उस चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह से बिल्कुल आखिरी क्षणों में फरसा उठा करके ब्राह्मण वोट को हासिल करने का जो पैंतरा चला था वो पैंतरा उल्टा पड़ गया। ब्राह्मण समाज ने तो सपा को वोट नहीं दिया, लेकिन जो पिछड़ा और दलित सपा के साथ जाना चाहता था, जो सामाजिक न्याय के प्रति विश्वास करता है, जो अम्बेडकराइट है, वो तबका नाराज हो गया और वो फिर या तो वोट डालने नहीं गया और गया तो फिर उसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। इन परिस्थितियों के उलट इस बार क्या है अखिलेश यादव की मजबूती, और अखिलेश यादव ने जो 2024 के लोकसभा चुनावों में रणनीति अपनाई थी उसी रणनीति को उन्होंने कंटिन्यू किया है। हालांकि एक कमजोरी भी है, उस कमजोरी को भी बताएंगे, लेकिन वो कमजोरी क्या इतनी बड़ी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे? शायद नहीं। तो पहले जरा देख लेते हैं और फिर इसका विश्लेषण करते हैं। 9 सीटें हैं। एक कुंद्रकी सीट है मुरादाबाद की। मुरादाबाद हम लोग जानते हैं कि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और उसमें मोहम्मद रिजवान और रामवीर सिंह ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। मैं पहला नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पढ़ रहा हूं और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। हालांकि यहां पर आजाद समाज पार्टी ने और बीएसपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो लगेगा आपको कि सपा का वोट काट रहे हैं, लेकिन चूंकि मुकाबला 1-to-1 है इसलिए यहां पर रामवीर सिंह ठाकुर फाइट में होने के बावजूद इस पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकें। लेकिन प्रशासन का जो हथकंडा है और प्रशासन जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं अभी कानपुर के सीट पर, सीसामऊ सीट पर,
इरफान सोलंकी की पत्नी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, नसीम सोलंकी। उनका सीधा आरोप है कि वोटर को वोट डालने से रोक रही है पुलिस, जबकि चुनाव आयोग की सीधी गाइडलाइन है कि आप माने पुलिस किसी भी आवेदक का, किसी भी वोटर का न तो आईडी चेक कर सकती है, उसे कोई अधिकार नहीं है, और ना ही किसी महिला को बेपर्दा कर सकती है। यानी ये नहीं कह सकती कि आप घूंघट उठाइए उनको चेक करना, ये उसका अधिकार नहीं है। पुलिस का अधिकार केवल शांति बनाए रखना है। बाकी वोटर का आईडी चेक करना, फेस चेक करना, ये जो इलेक्शन में लगे हुए कर्मचारी है उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए वोटर को भी समझ लेना चाहिए कि उनको पुलिस वालों से इस तरह से डरना नहीं है, और अगर पुलिस वाले इस तरह की हरकत करते हैं तो जाहिर तौर पर वो फेसबुक पर आकर के वो वीडियो बना करके इसको अपलोड करें, ताकि इस लोकतंत्र में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अवसर को और जो नागरिक होने का एहसास है, जो वोटर होने की ताकत है, उसको बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के इस हमले को रोकने के लिए ये हर वोटर को करना चाहिए। तो कुंद्रकी सीट में मोहम्मद रिजवान बनाम रामवीर सिंह ठाकुर है। मीरापुर जो मुजफ्फरनगर की सीट है, यहां पर संबुल राणा और मिथिलेश पाल, ये रालोद की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, इनके बीच मुकाबला है। गाजियाबाद आप जब आप ऐसे ही याद करेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी की ये सीट है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार जो दांव चला है उसने बीजेपी की हालत खराब करके रखी हुई है। ये सामान्य सीट है और सामान्य सीट पर अखिलेश यादव ने राज सिंह जाटव समाज के एक प्रत्याशी को उतारा है। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने आपके फैजाबाद से अवधेश प्रसाद पासी को उतारा था, और मेरठ सीट से एक और दलित प्रत्याशी दिया था सामान्य सीट पर। मेरठ में तो जो हुआ वो सब लोग कहते हैं कि बेईमानी से बीजेपी का प्रत्याशी जीता, लेकिन अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद अयोध्या में मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी के लल्लू सिंह को जो शिकस्त दी, वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई। और भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाते हुए घूम रही है कि उसे किसने, और बीजेपी तो हिंदुत्व की पार्टी है जिसमें जो सवर्णवाद है वो काम करता है, तो एक सवर्ण का दलित से हार जाना, लेकिन वो नहीं जानते कि लोकतंत्र में ताकत तो संख्या बल की होती है, और वंचित को उस पावर का एहसास होता है तो वो असर्ट करता है। बहरहाल, तो गाजियाबाद की सीट जो बीजेपी की सीट थी, ये हाथ से निकल रही है, समाजवादी पार्टी को मिल रही है, और बीजेपी यहां पर कमजोर पोजीशन में। फूलपुर सीट अंबेडकर नगर की, अंबेडकर नगर हम लोग जानते हैं फैजाबाद के दूसरी तरफ की सीट है। यहां पर मुस्तफ़ा जो सपा के प्रत्याशी हैं, फूलपुर जो प्रयागराज इलाहाबाद की सीट है, फूलपुर माने इलाहाबाद प्रयागराज की सीट है। यहां पर समाजवादी पार्टी के मुस्तफ़ा है और इनके सामने दीपक पटेल है। दीपक पटेल माने कुर्मी आबादी बहुत ज़्यादा है, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से आते हैं, लेकिन यहाँ पर यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा, दलित, ये जो जुगलबंदी है उसने इस सीट पर समाजवादी पार्टी को मजबूत बना दिया। अब दूसरी सीट कटहरी सीट है, वो अंबेडकर नगर की सीट है, जहां लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मराज निषाद। यहां दलित आबादी, यहां पे पिछड़ा आबादी और अति पिछड़ा आबादी, निषाद, कश्यप, ये बड़ी आबादी है। यहां पे कुर्मी भी बड़ी बेल्ट है, तो शोभावती वर्मा वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। तो एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा के बीच मुकाबला है, लेकिन चूंकि लालजी वर्मा की प्रभाव वाली सीट है, इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर भी बढ़त दिखाई पड़ रही है। मझवा मिर्जापुर की सीट है, मिर्जापुर से ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी की सुचि स्मिता मौर्य, ये दोनों प्रत्याशी माने एक अति पिछड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पिछड़े प्रत्याशी हैं बीजेपी की। यहां मुकाबला निश्चित रूप से कांटे का है, लेकिन बढ़त समाजवादी पार्टी को दिख रही है। खैर अलीगढ़ की सीट है और अलीगढ़ में ये सामान्य सीट नहीं है, ये आरक्षित सीट है।
SC आरक्षित सीट है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की चारू केन है, उनके मुकाबले बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब देखना ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है उसको कितना रोका जाएगा, उसको कितना प्रताड़ित किया जाएगा। अगली सीट कानपुर की सीसामऊ सीट है, जहां पर इरफान सोलंकी की जगह पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है, उनकी विधायकी गई है, उस वजह से ये सीट खाली हुई थी। और यहाँ इनके सामने सुरेंद्र अवस्थी हैं बीजेपी के। सुरेंद्र अवस्थी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन इरफान सोलंकी के प्रभाव यहाँ पर है और दलित पिछड़ा इस सीट पर बताऊं कि एक जाति खास करके बहुत निर्णायक फैक्टर है, वो है कोरी। जो जाटव समाज है वो बीएसपी के साथ जाएगा, लेकिन कोरी बेहद निर्णायक है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई नेताओं को लगाया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, हालांकि यहाँ कोई नहीं पहुंचा। सोनकर मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है, रागिनी सोनकर आई थी प्रचार करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से भी कई शायद कोई खटीक करके वो गए थे प्रचार करने के लिए। तो लेकिन निर्णायक भूमिका में कोरी है, और ये देखना होगा कि जो नसीम सोलंकी हैं उन्हें क्या कोरी समाज का वोट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो एक ही क्षेत्र में 10,000 से ज़्यादा वोट है, तो ये 10,000 वोट जिधर जाएगा वही फैसला करेगा। लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो दलितों और पिछड़ों के भीतर चेतना आई है, उसमें ये जरूर है कि कोरी निर्णायक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहेगा। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी से उसकी नाराजगी है, उसे दुख है कि उसके किसी भी लीडर को वहां पर कोई जगह नहीं है, और प्रदेश में भी कोई लीडर उसके पास नहीं है। करहल सीट है, मैनपुरी की सीट है, अखिलेश यादव की अपनी सीट है। यहाँ तेज प्रताप सिंह यादव के भतीजे, उनको चुनाव मैदान में उतारा है अखिलेश यादव ने। कोई फाइट विशेष नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश प्रताप को यहाँ पे लड़ाया है। रिश्तेदार है तेज प्रताप के, लेकिन यहाँ पर जो खेल किया है बीजेपी ने कि यादव के जो 2 उपजातियां हैं, वो उपजातियों के विभाजन को यहाँ पैदा करके बीजेपी करहल में अखिलेश यादव को चुनौती पेश करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो पाया है क्या? अब जरा आते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी क्यों मजबूत है इन 9 की 9 सीटों पर। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि कम से कम 6 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए, और थोड़ा बेहतर हुआ तो 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। और आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 9 में से 9 सीटें सपा को मिल जाए। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, प्रशासन पूरा सरकार के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में कैसे समाजवादी पार्टी 7 या 9 सीटें जीत सकती है? जरा मैं कुछ परसेप्शन पे आता हूं। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। नरेंद्र मोदी तो 3 दिन पहले ही चले गए विदेश यात्रा पर। अमित शाह के साथ 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ का, अकेला छोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ को। और योगी जी का पत्ता साफ करने के लिए गुजरात लॉबी लगी हुई है, और गुजरात लॉबी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव हारें और उसके बाद उनको मठ भेज दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनकी विदाई होगी। आरएसएस के साथ अपनी मीटिंग उन्होंने की भी है। पिछले दिनों जब आरएसएस की बैठक हो रही थी मथुरा में, उस समय करीब 5 घंटे तक मोहन भागवत के साथ उनकी बैठक चली है। बावजूद इसके पिछले 3 महीने का अगर आप देखें क्रोनोलॉजी उत्तर प्रदेश में, और योगी के खिलाफ जिस तरह के कोर्ट के जरिए जो फैसले आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायस्ड वो फैसले, लेकिन उनकी टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि वो इस समय क्यों आए हैं। बुलडोजर पर जो चाबुक चली है सुप्रीम कोर्ट की, इधर चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो या और भी कई ऐसे मामले हों, परीक्षाओं में जो पेपर लीक के उत्तर प्रदेश पीसीएस के इलाहाबाद में जो आंदोलन हुआ छात्रों का, उसमें संगठन सीधे योगी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये कई सर्कमस्टेंसेज हैं जो ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल लीडरशिप कतई नापसंद कर रही है और उसे एक तरह से किनारे लगाने की फिराक में है। और ये मौका उसके पास है कि अगर उपचुनाव में वो 6 या 7 सीटें गंवाती है तो फिर योगी आदित्यनाथ को मठ पहुंचाने में उसे
आसानी होगी। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ का प्रशासन इतना मजबूत है कि उसने किसी विधायक, किसी मंत्री को भी कभी तवज्जो नहीं दी। तो उनके ठाकुर विधायक भी योगी से बहुत खुश नहीं है। बाकी ब्राह्मणों की नाराजगी ज्यादा है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण इस वजह से वोट करेगा सपा को, नो, ब्राह्मण वोट नहीं करने जा रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण विधायक हैं, ब्राह्मण प्रशासन में कुछ लोग हैं, हालांकि ब्राह्मण प्रशासनिक अधिकारियों को भी जगह दी है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उन्हें दरकिनार किया गया है। या अभी जो गोरखपुर से खबर आई पिछले 2-3 दिन के भीतर कि 3 वहां ब्राह्मणों का मर्डर हुआ है, वो बड़े सवाल हैं। दलितों के आरक्षण से लेकर के, नौकरी से लेकर के, वजीफे से लेकर के, उनकी प्रताड़ना तक के बहुत सारे आरोप योगी आदित्यनाथ कुल मिलाकर के, और ओबीसी विरोधी तो योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से घोषित हो चुके हैं। यही चाहिए था सेंट्रल लीडरशिप को कि योगी को नीचे से कमजोर कर दिया जाए और फिर उसके बाद हटा दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी अकेले पड़ गए हैं इस चुनाव में। योगी का तो इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में, झारखंड में, लेकिन यहां कोई लीडरशिप नहीं आई। और यह सीधे तौर पर दिखाता है कि गुजरात लॉबी क्या चाहती है। दूसरा, जो सामाजिक समीकरण है, बीजेपी ने 3 या 4 प्रत्याशी सवर्ण दिए हैं, जबकि अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को रखा है। एक भी प्रत्याशी उनका सवर्ण नहीं है। 9 में से 9 प्रत्याशी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम हैं। उसमें भी गाजियाबाद सीट पर दलित प्रत्याशी उतारना, सामान्य सीट पर, ये एक मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव की राजनीति का अब तक का मैं सबसे महत्वपूर्ण ये मास्टर स्ट्रोक मानता हूं, सबसे महत्वपूर्ण, कि सामान्य सीट पर किसी दलित को उतार देना। दलित उनको मिलता चाहे जाटव समाज का हो, पासी समाज का हो, जहां जहां, तो वो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। इस वजह से गुजरात सिर्फ गाजियाबाद में नहीं बल्कि और जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी जाटव मतदाता अखिलेश यादव का विरोध नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। और जहां उसको लग रहा है कि बीएसपी फाइट में नहीं है तो फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बाकी और दलितों को भी ये अच्छा लग रहा है, जो और जातियां हैं, तो उनको लग रहा है कि उनको भी मौका मिलेगा। अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी बेहद काम आ रही है। एक बड़ी मजबूती अखिलेश यादव की है, उन्होंने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया। इसको आप कमजोरी भी कह सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विधायक के और सांसदों के परिवार के बच्चे, किसी को बेटा, किसी को बेटा, किसी की पत्नी को टिकट दिया है। आप परिवारवाद का आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आरोप इस चुनाव में नहीं चल पाया है। और ये एक मजबूती के रूप में अखिलेश यादव ने इसे, हाँ, हालांकि वैचारिक तौर पर या नैरेटिव के तौर पर आप इसे कमजोरी कह सकते हैं, और अखिलेश यादव को निश्चित रूप से इस स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। फिर कार्यकर्ता क्या करेगा? अगर आप इसी तरह से टिकट देंगे परिवार वालों को, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, वो निराश जरूर होते हैं, लेकिन उपचुनाव को गंवाना नहीं चाहते थे अखिलेश यादव, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और इस चुनाव में बीएसपी गायब है, आजाद समाज पार्टी का कोई खास स्टेक नहीं है। तो दोनों के बीच मुकाबला होने से और अखिलेश यादव का पीडीए चलने से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके योगी को हटाने की चाहत की वजह से ये मुकाबला सीधे तौर पर अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ और कमजोर कड़ी के रूप में साबित हो रहा है बीजेपी के लिए, जबकि सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने कहा कि मिनिमम 6, 7 भी हो सकती है और 9 भी जीत जाए, आश्चर्य नहीं होगा। शुक्रिया।